रुको, अगले 10 सेकंड पूरे सुनिए। अगर आप हंसना, हैरान होना और फिर चौंक कर चुप रह जाना चाहते हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। बात उस समय की है जब अकबर का दरबार चहल पहल और रंगीनियों से भरा रहता था। सब कुछ वैसे ही था जैसे आप कहानियों में पढ़ते हैं। सोने के पलंग, मोहरों की रोशनी, तख्त पश्मीनों पर फर्श की खनक और बीच में बैठा एक राजा जिसकी आंखों में उत्सुकता थी और जिसके चेहरे पर कभी कभी एक अनकही शरारत भी झनक जाती थी। पर वहीं उसी दरबार में बीरबल बैठा रहता, हमेशा मुस्कान के साथ, पर दिमाग में कई तहें रखे हुए। आज की कहानी में बात कुछ और ही है। किस तरह बीरबल ने बड़ी चालाकी से अकबर को मूर्ख साबित किया और कैसे उस चालाकी ने दरबार को हंसी और चिढ़ दोनों से भर दिया। पर सबसे मजेदार बात यह थी कि जिस तरह बीरबल ने सबूत रखे वे इतने बड़े उलटफेर से भरे थे कि कोई भी सोचता हुआ ठिठक गया। दरबार की सुबह कुछ असामान्य थी। बाजार से आने वाले संदेशों की कड़क आवाज, दरबारियों के छोटे छोटे झगड़े और कुछ शोर शराबे के बीच राजा ने आज एक अजीब सा प्रश्न रखा। लेकिन उस प्रश्न का असली मकसद जानने वाला बस बीरबल ही था। अकबर ने पूछा, बीरबल, बताओ तो, क्या कोई इंसान सच में कितना भी सीधा क्यों ना हो, फिर भी कहां-कहां मूर्ख बन सकता है? दरबार में हल्की हंसी और कानाफूसी होने लगी। कुछ दरबारी ये सोचते कि ये सामान्य तर्क वितर्क है, पर बीरबल की आंखों में एक नई चमक थी, वो चमक जो किसी खेल की शुरुआत में आती है। बीरबल ने बिना देरी के कहा, महामहिम, आज मैं आपको एक ऐसी बात दिखाऊंगा कि आप खुद सोचेंगे, क्या सच में मैं आपका दोस्त हूं या आपका हाथ तोड़। अकबर ने अपनी भौहें चढ़ाईं, वे बेसुध हो गए और सारी नजरें बीरबल पर टिक गईं। बीरबल ने कहा, दरबार के सभी जन यहां खड़े हो जाएं और दरबार के बाहर के 3 व्यक्ति बुलवाएं, एक व्यापारी, एक नाई और एक भूला भटका साहसिक व्यक्ति। अकबर को यह आदेश अजीब लगा, पर उसने आनंद लिया कि कुछ नया होने वाला है। आदेश वैसे ही दिया गया। वो व्यापारी था, नाम था हरिप्रसाद। नाई था लालू, जिसने शहर के कई जनेऊ काटे थे। और तीसरा वो अनजान था, एक नवयात्री, जो अचानक शहर में आया और कहता था कि वो दूर दराज के जंगलों से आया है, रास्ता भूलकर। बीरबल ने तीनों को दरबार के सामने बुलाया। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, अब क्या करने वाले हो बीरबल? बीरबल ने हंसते हुए कहा, महामहिम, आज मैं दिखाऊंगा कि कैसे हमारी बुद्धि कभी कभी अपने ही किए पर फिसल जाती है। मैं तीनों में से किसी एक को संकेत करूंगा और आप पूछेंगे कि किसने क्या चोरी की या किसका इरादा क्या है। मैं साबित कर दूंगा कि जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। अकबर ने एक सवाल उठाया, अगर तुम्हें किसी को दोषी ठहराना पड़े और सबूत कम हो तो क्या तरीका होगा? बीरबल ने अपनी लंबी हंसी के साथ कहा, सबूतों को भाषा देना सीखिए महाराज। जब सबूत गलत दिशा देते हैं, बुद्धि सही दिशा में मोड़ दे सकती है। दरबार में एक अजीब खामोशी छा गई। सबके दिल थाम गए, जैसे कोई बड़ा खेल होने वाला हो। पहला ट्विस्ट तब आया जब बीरबल ने दरबार में रखे एक सोने के कटोरे की तरफ इशारा किया और कहा कि ये कटोरा किसी के घर से चोरी हुआ है। अकबर ने चौंक कर पूछा, किसके घर से? बीरबल ने कहा, उस व्यापारी के घर से। सब हैरान हुए। हरिप्रसाद ने तुरंत आवाज लगाई कि उसने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। लालू और भूला भटका साहसिक ने भी नजरें झांक कर देखीं, पर बीरबल ने एक एक बात करके सबूत रखना शुरू किया, पर सबूत गठित करने के अपने ही अनोखे अंदाज में। उसने कहा, मैं देख रहा हूं कि व्यापारी के पास सदा ऐसी चमकती हुई वस्तुएं होती हैं और वही अक्सर रातों में बाजार के पीछे घूमता है, तो संभावना है कि वही फायदा उठाकर चोरी को चोरी कर रहा है। अकबर ने सिर हिलाया, पर किसी ने भी ये सोचा नहीं था कि ये सबूत कितने मजाकिया तौर पर झूठे होंगे। फिर बीरबल ने लालू की तरफ देखा और कहा, नाई की चिमटी पर कुछ ऐसे निशान हैं जो बतला रहे हैं कि उसने कपड़ों के अलावा कुछ और काटा है। शब्दों में कहूं तो उसकी चिमटी में कुछ ऐसी बूंदें पड़ी हैं जो रंग की नहीं पर खून जैसी दिखती हैं। लालू हवास में चौंका और कहा कि वो निर्दोष है, पर बीरबल ने धीरे से कहा, किसी भी नाई को कुछ भी सूट नहीं करता, पर शक तो मढ़ा जा सकता है। और तीसरे, उस भूला भटका साहसिक, बीरबल ने कहा कि उसकी आंखों में जंगल की झलक है और जंगल के लोग अक्सर चोरी के सामान छुपा कर रखते हैं। अचानक ही जो चेहरे दृश्यमान थे वे संदिग्ध हो गए। अकबर ने पूछा, अब बताओ, इन तीनों में से असली चोर कौन है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, यह सवाल तब आसान होगा जब आप मेरे बताए रास्ते पर चलेंगे। उसने तीनों को अलग अलग खड़े करवा दिया और कहा
कि दरबार का हर सदस्य बाहर जाकर अपने अनुमान लिख कर दे, पर लिखते समय उन्हें ये नहीं बताना कि किस पर उन्होंने उंगली उठाई है। दरबार के सदस्य बाहर गए और सबने अपने अपने अनुमान लिखे। जब वे लौटे, बीरबल ने एक संकेत देकर उन कागजों को एक एक करके 12 टोकरी में रखा और टोकरी पर कुछ चिन्ह कर दिए, पर वो चिन्ह नजरिया बदलने के लिए ही थे। दूसरा ट्विस्ट तब आया जब बीरबल ने अचानक आदेश दिया कि तीनों को शहर के अलग अलग भागों में भेजकर देखा जाए। व्यापारी को मंदिर के पास, नाई को धुलाई घाट पर और भूला भटका को शहर के पिछवाड़े। सब हैरान रहे, पर उन्होंने वैसा ही किया। 3 दिनों के बाद जब सब वापस आए तो बीरबल ने दरबार में एक अजीब सा प्रदर्शन किया। उसने एक एक करके उन तीनों के बारे में छोटे छोटे किस्से सुनाए जो किसी भी बुद्धिमत्ता से मेल नहीं खाते थे। उसने व्यापारी के बारे में कहा कि उसने बच्चों के लिए किताबें खरीदी और गरीबों में बांटी। उसने नाई के बारे में कहा कि उसने एक बूढ़े की जान बचाने के लिए सर्जिकल कला से परहेज किया, और उस भूला भटका की कहानी में उसने बताया कि वो असल में एक विदूषक था जो लोगों की उदासी छीन लेता था। दरबार के लोगों को अब कुछ समझ नहीं आया। जिस पर पहले शक था, अब उसकी तारीफ हो रही थी। जहां पहले तारीफ थी, अब चुप्पी थी। बीरबल ने तब कहा, देखा आपने, सबूत तो हर तरफ होते हैं और जिन रास्तों पर हम चलते हैं वे हमारे नज़रों को बना देते हैं। अकबर ने अब एक कठिन सवाल पूछा, तो फिर तुम क्या सिद्ध करना चाहते हो? बीरबल ने तब एक छोटा सा तिलिस्म दिखाया। उसने सोने के कटोरे पर एक निशान किया, एक अंक, एक छोटा सा चिन्ह जो केवल तब दिखाई देता था जब उस कटोरे में किसी विशेष तरह की धूप पड़ी। बीरबल ने समझाया कि यही निशान उस कटोरे को असली बनाता है और वो निशान उसी व्यापारी के पास की चाबी के नायाब निशान से मेल खाता है। तब चौथा ट्विस्ट आया। व्यापारी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, वो चाबी तो मैंने अपने बैग में रखी ही नहीं थी। पर बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, देखिए, हर चीज के पीछे एक और कहानी होती है। मैंने आज उस चाबी को वहीं छोड़ा था जहां आपकी नजर सबसे पहले जाएगी, मेरे छोटे छोटे संकेतों में। लालू ने अब आंसू पोंछते हुए कहा कि वो निर्दोष है। भूला भटका ने सिर झुकाया, पर बीरबल ने चौंकाने वाली बात कही, जो मैं सिद्ध कर रहा हूं वो ये नहीं कि किसने चोरी की, बल्कि ये कि हम अपने नियमों और अपनी धारणा के आधार पर किसी को मूर्ख कर देते हैं। उसने अकबर की ओर देखा और उस नज़र में एक सवाल था। क्या अकबर सच में इतना चालाक था कि वो हर चाल चल सके, या क्या वो भी उसी मूर्खता का शिकार था जिसे बीरबल दिखाना चाहता था? बीरबल ने फिर बिना किसी नाटकीयता के कहा, महाराज, आपने मुझसे पूछा था कि इंसान कहाँ मूर्ख बन सकता है। मैं आपको दिखा रहा हूं। जब आप केवल उस पर ध्यान दें जो दिखाई दे रहा है और कभी उस पर ध्यान ना दें जो छुपा हुआ है। अकबर की भौहें तनी रहीं। दरबार एक अजीब मिश्रित भाव में भर गया। कुछ लोग बीरबल की चतुराई पर तालियां बजा रहे थे, कुछ चुप बैठ गए और सोच रहे थे कि कहीं वे स्वयं भी तो वैसी ही हंसी के पात्र नहीं बन रहे। फिर बीरबल ने सबसे बड़ा झटका दिया। उसने कहा कि असल में आज की सारी साजिश उसी व्यापारी ने रची थी, पर मकसद चोरी का नहीं था। व्यापारी ने यह सब इसलिए किया कि वो दिखा सके कैसे किसी विद्वान की समझ भी एक झूठी तस्वीर बना सकती है। और मालूम हुआ कि व्यापारी ने यह सब पर्पसली सोने का कटोरा चोरी होने जैसा दिखाकर दरबार की लोगों की प्रतिक्रिया देखना चाहिए। ये एक प्रयोग था। अकबर हक्का बक्का रह गया। क्या सच में व्यापारी ने यह सब किया? अगर हां तो क्यों? अगर नहीं तो किसने किया था? हरिप्रसाद ने धीरे धीरे कहा, महामहिम, मैंने ये सब इसलिए किया ताकि मैं देख सकूं कि जब आप सच में किसी के ऊपर तुच्छ या बड़ा आरोप लगाते हैं तो लोग किस तरह प्रतिक्रिया करते हैं। क्या वे पहले निष्पक्ष होते हैं या पहले किसी पक्ष में झुकते हैं? बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, देखा आपने, जो चीज़ आपकी आंख के सामने रख दी जाए वही सच बन जाती है, पर अगर आप थोड़ा सा और ध्यान से देखें तो हजारों छोटे संकेत छिपे होते हैं। अब 5वां ट्विस्ट तब आया जो सबको बिल्कुल चौंका गया। दरबार में एक अनजानी आवाज गूंजी और एक दूत आया। उसने बताया कि असल में सोने के कटोरे का असली मालिक वही नहीं था जिसे संकेत दिया गया था। उसी कटोरे पर पुराने समय की खुदाई में मिलने वाला एक चीज जड़ी हुई थी, और वो चीज दरबार के किसी ही शख्स के घर से ही मिलती थी। अकबर गुस्से से लाल हो गया, पर बीरबल ने निश्चिंत स्वर में कहा, अब आप देख रहे हैं कि चोरी के दाग भी किसी पर चिपकाए जा सकते हैं, पर कौन चिपकाएगा और क्यों? दरबार में सब कुछ उलझा हुआ सा था। हर कोई सोचने लगा कि सच क्या है, पर बीरबल ने हंसकर कहा, महाराज, यहां मेरा असली मकसद ये था कि मैं आपको एक परीक्षा देना चाहता था।
आपने स्वयं पूछा था कि कहाँ इंसान मूर्ख बनता है। मैंने दिखाया कि मूर्खता केवल किसी की क्षमता पर नहीं, बल्कि आपकी अपनी धारणा पर भी निर्भर करती है। कहानी कहने वाले ने यहाँ एक विराम रखा, पर यह विराम अस्थायी था, क्योंकि वहीं से असली खेल शुरू होने वाला था। यदि आप चाहते हैं कि कहानी आगे भी पढ़ी जाए और इसका सच सामने आए कि आखिर कौन कटोरा चुराया, कौन साजिश कर रहा था और बीरबल की असली मंशा क्या थी, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय बीरबल लिखिए और बताइए कि आप अगला भाग सुनना चाहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये कहानी अभी तक पसंद आई हो तो कृपया कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, क्योंकि आपके एक क्लिक से हम और भी मज़ेदार और चतुर कहानियां ला पाएंगे। अब बताइए, क्या आप अगला मोड़ सुनना चाहेंगे? कहानी यहीं रुकी है, पर आगे की साजिशें, खुलासे और वो बड़ा ट्विस्ट जो अकबर की समझ को हिला देगा, सिर्फ इंतजार कर रहे हैं। रुको, अगले 10 सेकंड पूरे सुनिए। अगर आप हंसना, हैरान होना और फिर चौंक कर चुप रह जाना चाहते हैं, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। बात उस समय की है जब अकबर का दरबार चहल पहल और रंगीनियों से भरा रहता था। सब कुछ वैसे ही था जैसे आप कहानियों में पढ़ते हैं। सोने के पलंग, मोहरों की रोशनी, तख्त पश्मीनों पर भर्ष की खनक, और बीच में बैठा एक राजा जिसकी आंखों में उत्सुकता थी और जिसके चेहरे पर कभी-कभी एक अनकही शरारत भी झलक जाती थी। पर वहीं उसी दरबार में बीरबल बैठा रहता, हमेशा मुस्कान के साथ, पर दिमाग में कई तहें रखे हुए। आज की कहानी में बात कुछ और ही है। किस तरह बीरबल ने बड़ी चालाकी से अकबर को मूर्ख साबित किया और कैसे उस चालाकी ने दरबार को हंसी और चिढ़ दोनों से भर दिया। पर सबसे मजेदार बात यह थी कि जिस तरह बीरबल ने सबूत रखे, वे इतने बड़े उलटफेर से भरे थे कि कोई भी सोचता हुआ ठिठक गया। दरबार की सुबह कुछ असामान्य थी। बाजार से आने वाले संदेशों की कड़क आवाज, दरबारियों के छोटे-छोटे झगड़े और कुछ शोर शराबे के बीच राजा ने आज एक अजीब सा प्रश्न रखा। लेकिन उस प्रश्न का असली मकसद जानने वाला बस बीरबल ही था। अकबर ने पूछा, बीरबल बताओ तो, क्या कोई इंसान सच में कितना भी सीधा क्यों ना हो, फिर भी कहाँ-कहाँ मूर्ख बन सकता है? दरबार में हल्की हंसी और कानाफूसी होने लगी। कुछ दरबारी ये सोचते कि ये सामान्य तर्क वितर्क है, पर बीरबल की आंखों में एक नई चमक थी, वो चमक जो किसी खेल की शुरुआत में आती है। बीरबल ने बिना देरी के कहा, महामहिम, आज मैं आपको एक ऐसी बात दिखाऊंगा कि आप खुद सोचेंगे, क्या सच में मैं आपका दोस्त हूं या आपका हाथ तोड़? अकबर ने अपनी भौहें चढ़ाईं, वे बेसुध हो गए और सारी नजरें बीरबल पर टिक गईं। बीरबल ने कहा, दरबार के सभी जन यहाँ खड़े हो जाएं और दरबार के बाहर के 3 व्यक्ति बुलवाएं, एक व्यापारी, एक नाई और एक भूला भटका साहसिक व्यक्ति। अकबर को ये आदेश अजीब लगा, पर उसने आनंद लिया कि कुछ नया होने वाला है। आदेश वैसे ही दिया गया। वो व्यापारी था, नाम था हरि प्रसाद। नाई था लालू, जिसने शहर के कई जनेऊ काटे थे। और तीसरा वो अनजान था, एक नवयात्री जो अचानक शहर में आया और कहता था कि वो दूर दराज के जंगलों से आया है, रास्ता भूलकर। बीरबल ने तीनों को दरबार के सामने बुलाया। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, अब क्या करने वाले हो बीरबल? बीरबल ने हंसते हुए कहा, महामहिम, आज मैं दिखाऊंगा कि कैसे हमारी बुद्धि कभी कभी अपने ही किए पर फिसल जाती है। मैं तीनों में से किसी एक को संकेत करूंगा और आप पूछेंगे कि किसने क्या चोरी की या किसका इरादा क्या है। मैं साबित कर दूंगा कि जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। अकबर ने एक सवाल उठाया, अगर तुम्हें किसी को दोषी ठहराना पड़े और सबूत कम हो तो क्या तरीका होगा? बीरबल ने अपनी लंबी हंसी के साथ कहा, सबूतों को भाषा देना सीखिए महाराज। जब सबूत गलत दिशा देते हैं, बुद्धि सही दिशा में मोड़ दे सकती है। दरबार में एक अजीब खामोशी छा गई। सबके दिल थाम गए, जैसे कोई बड़ा खेल होने वाला हो। पहला ट्विस्ट तब आया जब बीरबल ने दरबार में रखे एक सोने के कटोरे की तरफ इशारा किया और कहा कि ये कटोरा किसी के घर से चोरी हुआ है। अकबर ने चौंक कर पूछा, किसके घर से? बीरबल ने कहा, उस व्यापारी के घर से। सब हैरान हुए। हरिप्रसाद ने तुरंत आवाज लगाई कि उसने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। लालू और भूला भटका साहसिक ने भी नजरें झांक कर देखीं, पर बीरबल ने एक एक बात करके सबूत रखना शुरू किया, पर सबूत गठित करने के अपने ही अनोखे अंदाज में।
उसने कहा, मैं देख रहा हूं कि व्यापारी के पास सदा ऐसी चमकती हुई वस्तुएं होती हैं और वही अक्सर रातों में बाजार के पीछे घूमता है, तो संभावना है कि वही फायदा उठाकर चोरी को चोरी कर रहा है। अकबर ने सिर हिलाया, पर किसी ने भी ये सोचा नहीं था कि ये सबूत कितने मजाकिया तौर पर झूठे होंगे। फिर बीरबल ने लालू की तरफ देखा और कहा, नाई की चिमटी पर कुछ ऐसे निशान हैं जो बतला रहे हैं कि उसने कपड़ों के अलावा कुछ और काटा है। शब्दों में कहूं तो उसकी चिमटी में कुछ ऐसी बूंदें पड़ी हैं जो रंग की नहीं पर खून जैसी दिखती हैं। लालू हवास में चौंका और कहा कि वो निर्दोष है, पर बीरबल ने धीरे से कहा, किसी भी नाई को कुछ भी सूट नहीं करता, पर शक तो मढ़ा जा सकता है। और तीसरे, उस भूला भटका साहसिक बीरबल ने कहा कि उसकी आंखों में जंगल की झलक है और जंगल के लोग अक्सर चोरी के सामान छुपा कर रखते हैं। अचानक ही जो चेहरे दृश्यमान थे वे संदिग्ध हो गए। अकबर ने पूछा, अब बताओ, इन तीनों में से असली चोर कौन है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, यह सवाल तब आसान होगा जब आप मेरे बताए रास्ते पर चलेंगे। उसने तीनों को अलग अलग खड़े करवा दिया और कहा कि दरबार का हर सदस्य बाहर जाकर अपने अनुमान लिख कर दे, पर लिखते समय उन्हें यह नहीं बताना कि किस पर उन्होंने उंगली उठाई है। दरबार के सदस्य बाहर गए और सबने अपने अपने अनुमान लिखे। जब वे लौटे, बीरबल ने एक संकेत देकर उन कागजों को एक एक करके 12 टोकरी में रखा और टोकरी पर कुछ चिन्ह कर दिए, पर वो चिन्ह नजरिया बदलने के लिए ही थे। दूसरा ट्विस्ट तब आया जब बीरबल ने अचानक आदेश दिया कि तीनों को शहर के अलग अलग भागों में भेजकर देखा जाए। व्यापारी को मंदिर के पास, नाई को धुलाई घाट पर और भूला भटका को शहर के पिछवाड़े। सब हैरान रहे, पर उन्होंने वैसा ही किया। 3 दिनों के बाद जब सब वापस आए तो बीरबल ने दरबार में एक अजीब सा प्रदर्शन किया। उसने एक एक करके उन तीनों के बारे में छोटे छोटे किस्से सुनाए जो किसी भी बुद्धिमत्ता से मेल नहीं खाते थे। उसने व्यापारी के बारे में कहा कि उसने बच्चों के लिए किताबें खरीदी और गरीबों में बांट दी। उसने नाई के बारे में कहा कि उसने एक बूढ़े की जान बचाने के लिए सर्जिकल कला से परहेज किया, और उस भूला भटका की कहानी में उसने बताया कि वो असल में एक विदूषक था जो लोगों की उदासी छीन लेता था। दरबार के लोगों को अब कुछ समझ नहीं आया। जिस पर पहले शक था अब उसकी तारीफ हो रही थी, जहां पहले तारीफ थी अब चुप्पी थी। बीरबल ने तब कहा, देखा आपने, सबूत तो हर तरफ होते हैं और जिन रास्तों पर हम चलते हैं वे हमारे नजरों को बना देते हैं। अकबर ने अब एक कठिन सवाल पूछा, तो फिर तुम क्या सिद्ध करना चाहते हो? बीरबल ने तब एक छोटा सा तिलिस्म दिखाया। उसने सोने के कटोरे पर एक निशान किया, एक अंक, एक छोटा सा चिन्ह जो केवल तब दिखाई देता था जब उस कटोरे में किसी विशेष तरह की धूप पड़ी। बीरबल ने समझाया कि यही निशान उस कटोरे को असली बनाता है और वो निशान उसी व्यापारी के पास की चाबी के नायाब निशान से मेल खाता है। तब चौथा ट्विस्ट आया। व्यापारी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, वो चाबी तो मैंने अपने बैग में रखी ही नहीं थी। पर बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, देखिए, हर चीज के पीछे एक और कहानी होती है। मैंने आज उस चाबी को वहीं छोड़ा था जहां आपकी नजर सबसे पहले जाएगी, मेरे छोटे छोटे संकेतों में। लालू ने अब आंसू पोंछते हुए कहा कि वो निर्दोष है। भूला भटका ने सिर झुकाया, पर बीरबल ने चौंकाने वाली बात कही, जो मैं सिद्ध कर रहा हूं वो ये नहीं कि किसने चोरी की, बल्कि ये कि हम अपने नियमों और अपनी धारणा के आधार पर किसी को मूर्ख कर देते हैं। उसने अकबर की ओर देखा और उस नज़र में एक सवाल था। क्या अकबर सच में इतना चालाक था कि वो हर चाल चल सके, या क्या वो भी उसी मूर्खता का शिकार था जिसे बीरबल दिखाना चाहता था? बीरबल ने फिर बिना किसी नाटकीयता के कहा, महाराज, आपने मुझसे पूछा था कि इंसान कहाँ मूर्ख बन सकता है। मैं आपको दिखा रहा हूं। जब आप केवल उस पर ध्यान दें जो दिखाई दे रहा है और कभी उस पर ध्यान न दें जो छुपा हुआ है। अकबर की भौहें तनी रहीं। दरबार एक अजीब मिश्रित भाव में भर गया। कुछ लोग बीरबल की चतुराई पर तालियां बजा रहे थे, कुछ चुप बैठ गए और सोच रहे थे कि कहीं वे स्वयं भी तो वैसी ही हंसी के पात्र नहीं बन रहे। फिर बीरबल ने सबसे बड़ा झटका दिया। उसने कहा कि असल में आज की सारी साजिश उसी व्यापारी ने रची थी, पर मकसद चोरी का नहीं था। व्यापारी ने यह सब इसलिए किया कि वो दिखा सके कैसे किसी विद्वान की समझ भी एक झूठी तस्वीर बना सकती है। और मालूम हुआ कि व्यापारी ने यह सब पर्पसली सोने का कटोरा चोरी होने जैसा दिखाकर दरबार की लोगों की प्रतिक्रिया देखना चाहिए। ये एक प्रयोग था। अकबर हक्का बक्का रह गया। क्या सच में व्यापारी ने यह सब किया? अगर हाँ तो क्यों? अगर नहीं तो किसने किया था? हरिप्रसाद ने धीरे धीरे कहा, महामहिम, मैंने ये सब इसलिए किया ताकि मैं देख सकूं कि जब आप सच में किसी के ऊपर तुच्छ या बड़ा आरोप लगाते हैं तो लोग किस तरह प्रतिक्रिया करते हैं।
क्या वे पहले निष्पक्ष होते हैं या पहले किसी पक्ष में झुकते हैं? बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, देखा आपने, जो चीज आपकी आंख के सामने रख दी जाए वही सच बन जाती है, पर अगर आप थोड़ा सा और ध्यान से देखें तो हजारों छोटे संकेत छिपे होते हैं। अब 5वां ट्विस्ट तब आया जो सबको बिल्कुल चौंका गया। दरबार में एक अनजानी आवाज गूंजी और एक दूत आया। उसने बताया कि असल में सोने के कटोरे का असली मालिक वही नहीं था जिसे संकेत दिया गया था। उसी कटोरे पर पुराने समय की खुदाई में मिलने वाला एक चीज जड़ी हुई थी, और वो चीज दरबार के किसी ही शख्स के घर से ही मिलती थी। अकबर गुस्से से लाल हो गया, पर बीरबल ने निश्चिंत स्वर में कहा, अब आप देख रहे हैं कि चोरी के दाग भी किसी पर चिपकाए जा सकते हैं, पर कौन चिपकाएगा और क्यों? दरबार में सब कुछ उलझा हुआ सा था। हर कोई सोचने लगा कि सच क्या है, पर बीरबल ने हंसकर कहा, महाराज, यहां मेरा असली मकसद ये था कि मैं आपको एक परीक्षा देना चाहता था। आपने स्वयं पूछा था कि कहाँ इंसान मूर्ख बनता है। मैंने दिखाया कि मूर्खता केवल किसी की क्षमता पर नहीं, बल्कि आपकी अपनी धारणा पर भी निर्भर करती है। कहानी कहने वाले ने यहाँ एक विराम रखा, पर यह विराम अस्थायी था, क्योंकि वहीं से असली खेल शुरू होने वाला था। यदि आप चाहते हैं कि कहानी आगे भी पढ़ी जाए और इसका सच सामने आए कि आखिर कौन कटोरा चुराया, कौन साजिश कर रहा था और बीरबल की असली मंशा क्या थी, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय बीरबल लिखिए और बताइए कि आप अगला भाग सुनना चाहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये कहानी अभी तक पसंद आई हो तो कृपया कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, क्योंकि आपके एक क्लिक से हम और भी मज़ेदार और चतुर कहानियां ला पाएंगे। अब बताइए, क्या आप अगला मोड़ सुनना चाहेंगे? कहानी यहीं रुकी है, पर आगे की साजिशें, खुलासे और वो बड़ा ट्विस्ट जो अकबर की समझ को हिला देगा, सिर्फ इंतजार कर रहे हैं। कहानी यहां आधी रुकी थी, पर अब उसकी अगली कड़ी आपकी प्रतीक्षा में है। नीचे दिए गए भाग को ध्यान से पढ़िए, ये वही आगाज है जो अब पूरा होने वाला है। भाग 2, साजिश के पर्दे के पीछे। जब दरबार में शोर थमा और लोग अपने अपने स्थानों पर लौटे, तो अकबर की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। व्यापारी हरिप्रसाद का चेहरा सौम्य और शांत दिख रहा था, पर उसकी आंखों में कुछ निर्णय की ठोस लकीरें थीं, ऐसी लकीरें जो बताती थीं कि उसने कुछ सोच समझकर किया था। बीरबल की मुस्कान अभी भी वैसी ही थी, पर अब उसके अंदर एक नई सावधानी थी, मानो उसने सिर्फ एक अध्याय उजागर किया हो और अब असली कहानी अभी बाकी हो। अकबर ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि उस सोने के कटोरे के बारे में और जानकारी इकट्ठा की जाए। बीरबल ने कहा, महाराज, जो मैं दिखा रहा था वो केवल एक परीक्षा थी, पर परीक्षा के परिणाम आपके और हमारे बीच की रक्षा और नज़रों के स्वरूप को बदल सकते हैं। दिन ढलते ही शहर में अफवाह फैलने लगी। लोगों के चेहरों पर सवाल तैरने लगे। कुछ लोग कहने लगे कि व्यापारी ने दरबार की विवेकहीनता की परीक्षा ली, और कुछ कहने लगे कि इस सब के पीछे कोई और सच्ची चोरी छिपी है। पर जिस चीज ने सभी का ध्यान खींचा वो थी कटोरे पर पाई जाने वाली वो छोटी सी चिन्हकारी। बीरबल ने जो बताया था, कुछ लोग इसे मात्र एक मामूली निशान समझ रहे थे, पर बीरबल जानता था कि निशान किसी पुराने राज से जुड़ा हुआ था, और वही राज अब खोलना था। बीरबल ने अगले दिन अकबर को प्रस्ताव रखा कि वे खुद उस निशान की तह में जाएं। महाराज, उसने कहा, कभी कभी सच्चाई को खोजना केवल आंखों से नहीं, स्मृति से भी होता है। आइए हम उस निशान के बारे में पुराने दस्तावेज और नगर के बुजुर्ग सुने। अकबर ने हामी भर दी, पर मामूली सा भय भी था कि इस खोज से कौन कौन सी परतें खुलेंगी। वे दोनों, बीरबल और अकबर, नगर के सबसे बड़े पुस्तकालय में पहुंचे, जहां राजाओं की पुरानी लिपियां, पृष्ठ और कलाकृतियां रखी जाती थीं। वहां के ग्रंथपाल ने उनके कदमों पर झुककर नमस्कार किया। ग्रंथपाल ने बताया कि उस निशान जैसा कोई चिन्ह पुराने समय में यात्रा करने वाले समुद्री व्यापारियों के चिन्हों में मिलता था, खासकर उन कटोरे और लोटों पर जो विदेशों से आते थे। पर नगर के इतिहास में एक और दिलचस्प बात थी। उन दिनों जब एक विदेशी गुप्त संघ ने यहां व्यापार कर रखा था, वे अक्सर अपने साम्राज्य की एक प्रतीक चिन्ह किसी भी निशान पर गुदवाते थे। बीरबल ने ध्यान से एक पुराने पन्ने को पलटा और वहां एक कहानी उभरी। कहा गया था कि 500 साल पहले एक राजा ने अपने राज्य के कुछ धन को छिपा कर रखा था, और उसने वो धन एक विचित्र चिन्ह के साथ चिन्हित किए बर्तनों में रखा था। समय बदला, पर कुछ छोटे छोटे बर्तन, कटोरे और झरोखों पर वही चिन्ह दिखा करता था। यदि ये वही निशान है, बीरबल ने कहा, तो हो सकता है कि ये कटोरा किसी पुराने तथा महत्वपूर्ण संपत्ति से जुड़ा हो। अकबर की आंखों में चमक लौट आई,
पर बीरबल ने तुरंत हॉल में मौजूद कुछ अदालतीनों की ओर देखा और कहा, महाराज, आपको तुरंत निर्णय नहीं लेना चाहिए। इतिहास कई बार हमें उस रूप में बहकाता है जो हमें सुखद लगे। तभी दरबार में एक नया पत्र आया, एक ग्रामीण से, जो खुद को चिरकुट गांव का निवासी बताता था। पत्र में लिखा था कि उसके खेत में हाल में एक बर्तन मिला है जिस पर वही चिन्ह था, पर वो बर्तन किसी अजनबी के घर से गायब हुआ प्रतीत नहीं होता। चिरकुट गांव का नाम सुनते ही बीरबल ने थोड़ा मुस्कुराकर कहा, महाराज, चिरकुट गांव केवल एक नाम नहीं, ये वो जगह है जहां से कई रहस्यमयी यात्री कुछ समय पहले यहां से निकले थे। बीरबल ने तुरंत आदेश दिया कि चिरकुट गांव के पास के क्षेत्र का जायजा लिया जाए। वहां जाकर वे पाते हैं कि गांव के पास एक पुरानी हवेली है, पर हवेली के मालिक का नाम किसी की स्मृति में नहीं था। हवेली के भीतर मिले कुछ कागज और परतों में ये संकेत मिलता था कि हवेली में किसी समय एक विदेशी व्यापारी ठहरा था। वो वही था जो उन चिन्हों को लाता था। हवेली की दीवारों पर नक्काशी में वही चिन्ह कई बार नजर आया, पर हवेली के तहखाने में छुपी एक पुस्तक ने एक और चौंकाने वाला सच उजागर किया। वहां पर कुछ अखबारों की कट्टियां थीं जिनमें एक संदेश छपा हुआ था, याद रहे, निशान को दिखाने से पहले बुद्धि की कसौटी का परीक्षण करो। ये शब्द किसी चेतावनी से कम नहीं थे। बीरबल ने अक्षर पंक्तियों को पढ़ते हुए कहा, ये कोई सामान्य चोरी नहीं, ये एक नक्शा है, पर नक्शा जिसे पढ़ने के लिए किसी को खेल समझना होगा। वापस दरबार पर लौटते समय बीरबल ने कुछ ऐसे संकेत नोट किए जो केवल एक चालाक दिमाग ही पकड़ सकता था। हरिप्रसाद के सामान में एक छोटी सी डायरी मिली। डायरी में कुछ नाम और तारीखें दर्ज थीं, पर हर नाम के पास एक छोटा सा चिन्ह था जो सूचित करता था कि उस व्यक्ति ने किसी न किसी तरह सत्य और झूठ की कसौटी पार की थी। इसमें कुछ नामों के आगे निशान अंकित था और उसी निशान का स्वरूप कटोरे पर मौजूद चिन्ह से मिलता जुलता था। बीरबल का अगला कदम था लोगों का परीक्षण। उसने दरबार में कुछ अजीब सी प्रतियोगिता कराई, पर वो प्रतियोगिता प्रत्यक्ष नहीं थी। उसने दरबारियों से एक एक कहानी सुनवाई और उनमें से धुंधले, झूठे तथा असत्य के कणों को अलग करवा कर देखा कि किसके मन में सच लिखता है और किसके मन में छाया। जो लोग सहज ही झूठ में पांव रख लेते थे वे हर बार वही व्यवहार दिखाते, पर जो लोग शांत परतदार सोच रखते थे वे कुछ छिपे हुए संकेत देख लेते। एक शाम बीरबल ने अकबर से कहा कि वो अब व्यापारी हरिप्रसाद का सामना करना चाहता है, पर यह सामना केवल दो लोगों के मध्य का नहीं होगा। इसमें कुछ और भी शामिल होंगे जिन्होंने उस डायरी के पन्नों पर अपने चिन्ह छोड़े थे। एक बड़ा दरबार बुलवाया गया और हरिप्रसाद को कहा गया कि वो अपनी डायरी और सामानों के सत्यापन के लिए प्रस्तुत करे। हरिप्रसाद ने धीमी आवाज में कहा कि उसने सब कुछ परीक्षण के लिए छोड़ा था, पर असली बात थी कि वो जानता था कि कौन देख रहा है और कौन नहीं। दर्शक मंडल में से एक पुराना सैनिक उठा जिसने 20 साल पहले एक विदेशी अभियान में भाग लिया था। वो सैनिक जिसकी झुर्रियां और आंखों की चमक ने उसे एक गहरा अनुभव दिखाया। उसने कहा कि वो उस निशान को एक बार किसी व्यापारिक गीत में सुना था जहां कहा गया था कि निशान सच के छद्म में छिपा होता है। सैनिक की ये टिप्पणी सबके लिए संकेत बन गई और बीरबल ने तुरंत उसका उपयोग किया। बीरबल ने कहा, यदि हम ये समझेंगे कि निशान केवल एक निशानी नहीं बल्कि एक संकेत है, तो हम देख पाएंगे कि कौन इसे बनाता और कौन इसका इस्तेमाल करता है। उसने संबंधित व्यक्तियों को अलग अलग कमरे में बुलवाया और कुछ ऐसे प्रश्न किए जिनके जवाब सामान्य नहीं थे। कुछ सवालों ने किसी के भीतर की दरारें खोल दी और किसी ने सन्नाटा साथ लिया। एक नाम बार बार सामने आया, रामदास। ये नाम डायरी में भी बार बार दर्ज था और हवेली के एक पुराने चित्र में भी कहीं कहीं उभरता था। पर रामदास कौन था? अचानक ही एक नौजवान दरबारी ने बताया कि उसके दादा ने कहानी सुनाई थी। रामदास एक ऐसा आदमी था जिसने कभी इस नगर के लिए एक बड़ा बलिदान दिया था, पर उसे धोखा मिल गया। रामदास का नाम सुनते ही बीरबल के चेहरे पर गंभीरता छा गई, मानो उसने कई घनिष्ठ कड़ियां जोड़ ली हों। बीरबल ने कहा कि वे रामदास की कथा को पूरे नगर में खोजेंगे और जो कुछ भी वे पाएंगे वो कटोरे के चिन्ह और उसके अर्थ को और गहरा कर देगा। खोज के दौरान वे जान पाते हैं कि रामदास का परिवार गांव दर गांव बस गया था और उनके नाम आज भी बूढ़ों की कहानियों में गूंजते थे, पर कोई भी सीधे ये नहीं कहता कि रामदास ने क्या किया था। जब बीरबल ने रामदास का अंतिम पता लगाया एक पुराने मंदिर के पास, तो वहां उसे एक चिट्ठी मिली जिसमें रामदास ने लिखा था, जो निशान ढूंढेंगे वे सोचेंगे कि वो सोने का रिश्ता है, पर असलियत उससे परे होगी। चिट्ठी में एक और रहस्योद्घाटन था, एक संकेत कि कटोरा केवल एक बहाना था। यहां पर कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है।
जब बीरबल ने उन सभी सुरागों को पंक्तिबद्ध किया तो उसे एक भयावह संभावना दिखी कि कोई ऐसा समूह है जो नगर की शक्तियों को परखने के लिए नकली घटनाएं रच रहा था। पर प्रश्न था कि क्यों? क्या वे शक्तियों की कमजोरी नापना चाहते थे या वे सत्ता में बैठे लोगों की क्षमताओं का परीक्षण कर रहे थे? या फिर उनका उद्देश्य और भी भयावह था। उन्हें ये देखना था कि जब शहर संकट में होगा तब किसका साथ रहेगा और किसका नहीं। बीच बचाव में व्यापारियों, नाइयों और यात्रियों के बीच का बंधन धीरे धीरे खुलने लगा और एक आश्चर्य ये हुआ